जी हां, तो जारी है महाकवरेज और शुरुआत करेंगे एक रिपोर्ट से। मिशन 2014 के मद्देनजर आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 2009 के मुकाबले इस बार वोटिंग फीसदी भी बढ़ा है। वहीं तीसरे चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद 91 सांसदों की किस्मत भी ईवीएम में हो गई है कैद। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कतारों में खड़े लोग, धैर्य से अपनी पारी का इंतजार करती महिलाएं और बूथ से उंगलियों पर स्याही का निशान लगाकर लौटती हिंदुस्तान की आवाम। ये नजारा सुकून देने वाला है। लोग अपनी ताकत पहचानने लगे हैं। लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने में लगे हैं। जाति, मजहब, भाषा के अंतर को खत्म करती लंबी लंबी कतारें देश का मुस्तकबिल चुनने को तैयार दिखीं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मतदान के तीसरे चरण में 91 सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। कश्मीर से लेकर केरल तक और ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक कुल 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं ने अपनी किस्मत का फैसला किया। करीब 11 करोड़ मतदाताओं ने 1418 उम्मीदवारों की हार जीत तय कर दी है। नतीजा 16 मई को निकलेगा। तब तक इंतजार करना होगा। तीसरे चरण के मतदान में कई सियासी दिग्गजों के बीच भी मुकाबला हुआ। राजनीति में चमकने वाले चेहरों का सियासी भविष्य भी अब ईवीएम में बंद हो चुका है। सियासी पार्टियों के दांव चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। लोकतंत्र का महापर्व अपने पूरे शबाब पर है। जीतने वालों को ताज मिलेगा और हारने वालों को मायूसी मैसर होगी। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तमाम दाव पेंचों के बीच असली ताकत आम हाथों में होती है। जनता अपने भाग्य का फैसला खुद लेती है। 5 साल में किए गए कामों का हिसाब होता है। कभी इनाम मिलता है तो कभी सत्ता से बेदखली भी हो जाती है। चुनाव का तीसरा चरण हुआ है। अभी तो 6 चरण बाकी हैं और अगर आप इन 6 चरणों के वोटर हैं तो आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। वोट देना है, सोच समझकर वोट देना है, ताकि देश वैसा बन सके जैसा हम बनाना चाहते हैं। सुमित ठाकुर, जिया न्यूज। यहां तो तीसरे चरण के मतदान की बात करें, 14 राज्य 91 सीट पर हुई वोटिंग परसेंटेज हाई गया। इसके क्या मायने हैं? तमाम सीटों पर नफा नुकसान का विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ खास मेहमान इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करा देता हूं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर निकम, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका। इसके साथ साथ लखनऊ से आमिर हैदर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। साथ साथ भोपाल से राकेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। स्टूडियो से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव मेरे साथ बने हुए हैं। इसके साथ साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम घटनाक्रम पर किस नेता ने कौन सा विवादित बयान दिया, उसको लेकर क्या सुर्खियां रहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हुई वोटिंग को लेकर। जी हां, आज 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और बहुत ज्यादा जो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर निकम से। डॉक्टर निकम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो राइज देखने को मिल रहा है, जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें मानी जाती हैं कि जो राइज देखने को मिलता है, एक बदलाव की बयार देखने को मिलती है। इस बात से कितना सहमत है? अगर वोट परसेंटेज में इंक्रीज देखा जाता है और जो बढ़ती हुई संख्या जो है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जो चुनाव के दौरान जिसे आप कई बार लहर कह देते हैं या जी, जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है, दरअसल में दूसरे ढंग से देखना चाहिए। पहला तो यह है केरल में जहां 100% लिटरेसी है, वहां 70% चुनाव हुआ है। उड़ीसा में जहां लिटरेसी 60 से भी कम होगी, वहां पर 69 पॉइंट समथिंग हुआ है। गाजियाबाद में जहां लिटरेसी 70 से अबव होगी, वहां पर 52% हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ये भी देखना, जोड़ना चाहिए कि कहाँ पर परसेंटेज ऑफ
लिटरेसी है और वहाँ वोट कितना है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो काम किया, जिस तरीके से परसेंटेज राइज हुआ, लोग चिलचिलाती गर्मी में धूप में भी घरों से निकले और मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था या कम देखने को मिलता था। लेकिन इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने अधिकार के प्रति जागरूक नजर आए। इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? ना, निसंदेह ये उनके प्रयास की बिल्कुल बड़ी सफलता है और उन्होंने अकेले नहीं और बहुत सारे NGOs ने भी काम किया। सब ने अपने अपने लेवल पे काम किया। कुछ लोगों ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा इस बात का संदेश दिया। तो ये तो हमारी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत होती है कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरों को पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुद्दे इतने ज्यादा थे पब्लिक के सामने इस बार के लोगों को घरों से निकलने पर विवश होना पड़ा? हालांकि हमारा अधिकार है, लेकिन जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान थी, आजिज आ चुकी थी। तमाम तरह के जो वायदे होते हैं, हर बार 5 साल के लिए जो सरकारें बनती हैं, पहले तो 5 साल तक जनता जो है उनके आगे पीछे होती है अपनी परेशानियों को, समस्याओं को लेकर, और नेता उनको नहीं मिलते हैं। लेकिन अब नेता उनके आगे पीछे होते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो आज अपनी ताकत का एहसास कराया जनता ने। ये तो पक्की बात है जी, बिल्कुल। यही हमारी सबसे बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, सबसे बड़ा अधिकार है लोकशाही में, प्रजातंत्र में। और इसका जो जितने ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता है, आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, इसलिए वो वोट डालते हैं। और जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट होगी, उतना ही कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि वो जो गवर्नमेंट होती है उसके विरुद्ध एक आदमी का प्रभाव होता है। चलिए अब रुक करूंगा स्टूडियो से, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे आप इस बात से कितना सहमत है इस तर्क से? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अगर आपकी सरकार ने चाहे 5 साल शासन किया, 10 साल शासन किया, 15 साल शासन किया, अगर विकास किया, तो क्या लोग घरों से निकलकर उन्हें पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका नहीं निभा सकते? या एक जो परेशान जनता है या जो जिनके पास मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर आजिज आ चुकी है जनता, क्या उसको लेकर ही जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और रिकॉर्ड टूट रहे हैं? देखिए अभी ये दोनों स्थिति में होता है। अगर सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है तो दोबारा उसको लाया जाए ताकि उसके बचे हुए काम है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए भी लंबी लंबी कतारें निकलती हैं, लोग बाहर निकलते हैं। हालांकि उस पॉलिटिकल पार्टी के कैडर का ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। लेकिन कोई इस पूरे मामले में कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब अगर हाई परसेंटेज वोटिंग होती है तो वो बदलाव का संकेत देता है। लेकिन इस बार जो हाई परसेंटेज आ रहा है उसके पीछे क्या कारण नजर आता है? देखिए इस बार जो कारण नजर आ रहा है वो निश्चित तौर पर फिर से एक बार कहा जाएगा कि बदलाव का जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत दे रहा है। पिछले 10 साल से एक जिस पार्टी का शासन था, उस शासन को लेकर आम लोगों में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर रोष है। महंगाई, भ्रष्टाचार ऐसे 2 ऐसे मुद्दे रहे जहां पर जिस पर यूपीए सरकार इसको टैकल करने में फेल नजर आई। और ये 2 ऐसे मुद्दे रहे जिस पर जो आम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, महंगाई, भ्रष्टाचार। सरकार के तमाम दावों, प्रयासों और दावों के बावजूद भी ये कम होती हुई नजर नहीं आई। हालांकि सरकार ने कई सारे दावे किए, कई बार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ने की भी कोशिश की। लेकिन अब जनता इस बात को समझ गई है कि ये अभी ये जो 10 साल का यूपीए का जो शासन रहा, ये पूरी तरीके से, खास तौर पर अगर हम बात करें यूपीए 2 का शासन की हम बात करते हैं 2009 से 2014 में, इसमें जितने सारे भ्रष्टाचार के नए नए आयाम जो गढ़े गए, महंगाई जिस तेजी से बढ़ती चली गई, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को विचलित कर दिया। और आम आदमी कहीं ना कहीं अब बदलाव के सूरत में ही अपना जो है अपना एक निजात का रास्ता जो है वो खोज रही है। लिहाजा इसको इसी तरीके से देखा जा सकता है। जहां तक बात रही लहर की, डॉक्टर निगम भी मेरे से सहमत होंगे कि लहर जो है, अगर यह क्या वाकई ये जो लहर चल रही है वो क्या बीजेपी के पक्ष में है, क्या नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, तो अभी थोड़ी जल्दीबाजी यहां नजर आ रही है। चूंकि 3 चरण का अभी चुनाव हुआ है। लहर हम लोगों ने जो पिछला अनुभव हम लोगों का रहा है, लहर हम लोगों ने 1977 में देखी थी जब जनता पार्टी का शासन आया था, तब उस समय एक लहर थी, क्लीन स्वीप की स्थिति नजर आ रही थी। 1984 में मिसेज इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद, उनकी दुखद मृत्यु के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने को जो सहानुभूति का वोट जो उनको मिला था, वो लहर के तौर पर देखा जा रहा था। तो क्लीन स्वीप का इमेज अब जो अभी जो एक तरह से नजरिया जो है, तस्वीर है, अभी साफ होना बाकी है। चूंकि अभी 6 चरणों का अभी मतदान अभी 6 चरणों का नतीजा, अभी मतदान होना बाकी है और नतीजों के बाद साफ हो पाएगा कि बदलाव की जो बयार
है वाकई वो देखने को मिलती भी है या नहीं। लेकिन अब रुक कर लेंगे लखनऊ का। आमिर हैदर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर जी, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर कि कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि जीत के दावे कर रही है अगर दिल्ली की बात करें, लेकिन एक नए विकल्प आम आदमी पार्टी की बात करें जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज की, सरकार भी बनाई, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव हैं, क्या वो जो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी खेल बिगाड़ेंगे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यहां पर जो है उसकी सीटें कटती नजर आ रही हैं? आमिर जी, पहले तो ये बता दूं कि ये जो इलेक्शन हुआ है जी, ये एक पर्व के हैसियत रखता है और बहुत बधाई के पात्र है जी। इलेक्शन कमीशन और जिन्होंने बनाया है। जी जी, लेकिन एक बात और बता दें कि ये जो बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं और इतना बड़ा इलेक्शन में लोग रुचि ले रहे हैं, उस पर एक बात है, 18 साल की उम्र में जो वोट देने का राइट दिलाया राजीव गांधी ने दिलाया था, और आपके इस गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया और उसके फूड सिक्योरिटी बिल दिया, फूड लैंड रिफॉर्म बिल दिया। इतना अभी ये एंटी कम्युनल राइट बिल लाए थे जो सापा ने नहीं होने दिया, साथ नहीं दिया और लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये जो बिहार आई है, ये देख रहे हैं रचनात्मक काम करना चाहते। विडंबना ये है इस वक्त लोग ये जो काम हुए हैं, काम पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कम्युनल राइट ने आगे ले लिया। आप देखिए गुजरात में क्या हुआ, ये कहते हैं गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में लाएंगे। गुजरात में क्या हुआ, स्लैटर हाउस खुल गया था एक तरह। क्या माइनॉरिटी को अनसेफ गोलियां चलाई जा सकती है? इसी तरह से मुलायम सिंह ने माइनॉरिटी को वोट दिया, गवर्नमेंट बनाई, इनसे बड़ी उम्मीद करते थे। एक 125 कम्युनल राइट हुए। अभी मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उस पे लोग ये समझे थे हिंदू मुसलमान बढ़ जाएगा, हिंदू चला जाएगा बीजेपी की तरफ और सापा मुसलमान चला जाएगा मुलायम सिंह की तरफ। बिल्कुल उल्टा हो गया। लोग कम्युनल राइट से उब चुके हैं। शायद इन लोगों का मिली भगत ये है कि जब कम्युनल राइट पे इंसान ही नहीं रहेगा तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। हम लोगों का कहना यह है कि देश तरक्की कर रहा है, देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। नौजवान 18 साल का नौजवान देखकर भविष्य देखना चाहता है, अब कम्युनल राइट भी दे सकता है, हिंदू मुसलमान में बंटना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है ये जो संकेत अच्छा है, और मैं चाहता हूं यूपीए के कारनामे को ये वोट मिल रहा है, फिर यूपीए आएगी तब मेजॉरिटी में। लेकिन आमिर जी, चुनाव से पहले सोनिया जी को क्यों बुखारी जी से मिलना पड़ा, क्यों अपील करनी पड़ी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे पक्ष में वोट डालें? ऐसा है कि ये तो इलेक्शन है, आप जानते हैं, चाहे ये मौलवी हो चाहे पंडित हो, ऐसे लोग जो है जो समझते हैं कि हम, और तो हर आदमी वोट मांगने जाता है। खुद आए थे बुखारी साहब, खुद मिलने आए थे, तो क्या न मिलते? डेमोक्रेसी है, कोई भी आएगा मिलेंगे। सोनिया जी से आए मिलने, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा कहिए, तो वो तो कह रहे थे मुसलमान तो अपील कर रहे हैं। क्या असर पड़ता नहीं पड़ता वो अलग की बात है। मैं समझता हूँ आज भी यूपीए सरकार के कारनामे की तरफ लोग देख रहे हैं और नौजवान खास तौर से देख रहा है, मेरा ये कहना है। चलिए, यूपीए सरकार के कारनामों से जो है सब वाकिफ हैं और नौजवान जो हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां पर क्या कहा जा रहा है, आइए पहले वो देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट was 66.6, East Delhi 64.0, New Delhi 65.9, Northwest Delhi 61.2, West Delhi 64.4, South Delhi 63%, and total average is 64, which is likely to go up by some percent in the coming hours. There were no obstruction, there were no incident of booth capturing, there was no untoward incident as I mentioned. Regarding the seizures of cash, we have our colleague Mr. P.K. Das, who is going to tell all information about all the states which have gone to polls today combinedly for the cash seizures and liquor seizure separately. Then I come to the next state, which is Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, this was the first phase. As you know, Uttar Pradesh is having 6 phases in all in the parliament elections. The number of constituencies which went for polls today were 10, involving 11 districts.
the total number of electors here were 1.74 crores in all. We have the candidates, number of candidates that we had today were 146. The total party wise list of candidates, they were total 146, as I said. Then the ECI observers, general observers were 10, expenditure observers were 10 for each parliamentary constituency. We deployed 2365 micro observers in the polling stations, and we had 1921 digital cameras, 721 video cameras, and we did webcasting from 423 polling stations. Live webcasting was done in a big number in UP as well. There was no untoward incident in entire phase that we had today. The percentage poll which has been recorded till now is 65%. This is almost 14 percentage points more than what we had in 2009. It was 51.30 in the year 2009. I can read out the PC wise the poll percentage that has been recorded, which is like this: Aligarh 60.04. Yes, Aligarh has been 60.04. Baghpat has been 65.60. Bijnor 65.38. Bulandshahr 59.36. चलिए, तो सुना आपने चुनाव आयोग ने क्या कुछ बताया। फिलहाल दिल्ली में जो है 65% के आसपास जो है वोटिंग हो चुकी है और अगले आने वाले घंटे में जो है कुछ आंकड़े और बढ़ सकते हैं। वहीं तमाम राज्यों की अगर बात करें, तमाम शहरों की अगर बात करें, तो वहां भी जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी हाई जाता दिख रहा है। बहरहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लें। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, तो आमिर हैदर साहब ने यहाँ पर एक बात फरमाई कि यूपीए का जो शासन था उसमें जो सबसे ज़्यादा जो उनकी नीतियां थी उससे युवा जो हैं वो खास तौर से प्रभावित हैं। रुक कर लेंगे भोपाल से। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं आमिर जी की इस बात से? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप सहमत हैं आमिर जी की इस बात से? क्योंकि युवा जो हैं अहम रोल निभाते हैं और इस बार भी पहली बार 18 साल की उम्र में जो है कई युवाओं ने वोट दिया होगा। क्या मैं आमिर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जी जी लवी जी, मैं आमिर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यूपीए के कारनामे को देखकर जनता वोट डालेगी। जी, यूपीए ने आज पूरे देश में कहा कि हमने भ्रष्टाचार के लिए कानून बनाया। जी, आज यूपीए से और आमिर जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप में आपने पवन बंसल को केंद्रीय रेल मंत्री के पद से हटाया और आज उनको आप चंडीगढ़ से चुनाव लड़वा रहे। उसके बाद आपने अशोक चौहान को आदेश घोटाले में मुख्यमंत्री के पद से हटाया और आप महाराष्ट्र से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। आपने कोयला घोटाले में आपने नवीन जिंदल को हटाया और उनके खिलाफ चार्ज दायर हुए हैं, उनको आप फिर लोकसभा का टिकट देते हैं। सुबोध कांसाई को केंद्रीय मंत्री से कोयला घोटाले में हटाते हैं, फिर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये आपकी भ्रष्टाचार के लिए नया कानून जो आपने बनाया, ये नया कानून बनाया। दूसरी बात, सेकुलर बात का झंडा उठाती है कांग्रेस पार्टी। जब से मैंने होश संभाला है, कांग्रेस सिर्फ सेकुलर बात की बात करती है। पर आज की स्थिति में आश्चर्य होता है लवी जी कि आप देखिए 60 साल तक जो केंद्र में सरकार में रही और 10 साल से लगातार सरकार में, अभी भी वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही है। बुखारी जी के दरवाजे पे जाके फतवा जारी करवाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सपा के साथ 5 साल तक जब आप केंद्र में सरकार चलाते हो और वो सपा जिसके 1 साल के शासनकाल में 124 दंगे होते हैं, मुजफ्फरनगर में आज मुसलमानों की क्या स्थिति है, इसके बारे में आमिर जी कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। आज मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कि मुजफ्फरनगर दंगे में सपा सरकार दोषी है, तब कांग्रेस की आवाज क्यों नहीं निकलती है? आज इनके इमरान मसूद कहते हैं कि मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। क्या इमरान मसूद के खिलाफ कांग्रेस ने आज तक कोई कदम उठाया? ये बात पहले स्पष्ट कर दें।
उसके बाद अगर जी। बात करें तो कांग्रेस की स्थिति आएगी। 10 साल से लगातार आपकी सरकार है, भ्रष्टाचार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किस पर आपने कार्रवाई कर दी? आज युवा आपको तरफ क्यों जाए? 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, जब आपको युवाओं की, महिलाओं की, लोगों जी, की जी, चिंता जी। नहीं हुई, आज आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं युवाओं को देखते चलिए हुए। आमिर जी का रुख कर लेते हैं। आमिर जी, किस तरह से बचाव करेंगे इन आरोपों का? सरकार को उखाड़ने की जी, आमिर जी का रुख कर लेते हैं। आमिर जी, किस तरह से बचाव करेंगे इन आरोपों का, क्या कहेंगे? ऐसा है कि अभी इन्होंने जी देखिए, ऐसा है कि चलनी सूप चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद। अभी येदुरप्पा का इन्होंने देखा, क्या इन्होंने दे दिया, फिर पार्टी में ले लिया, इनको निकाला था उसी के ऊपर। उसके बाद इनकी नरेंद्र उसकी गवर्नमेंट जो है आपके गुजरात में, उसमें आरोपी हैं और एक तो सजा हो चुकी है, वो भी इनका मंत्री बना हुआ है। इसके बारे में ये क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो साबित नहीं हुआ, आप बोलते साबित नहीं हुआ इसलिए उनको दिया गया। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि कम्युनल राइट के सिलसिले में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कम्युनल राइट पे हम तो कहते हैं कि कम्युनल राइट इनके मुलायम सिंह के वक्त पे 100 हुए, इनको जनता ने वोट दिया था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनाया था कि कम्युनल राइट नहीं रहेंगे, 100-125 कम्युनल राइट होंगे। और मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ उसमें मैं एक तस्वीर के दो पहलू कहता हूँ, एक तरफ मुलायम सिंह है, एक तरफ बीजेपी है। वहां पे दोनों ने किया था कि मुसलमान इधर आ जाए, हिंदू इधर जाए। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो आप लोग खेलते हैं, कांग्रेस नहीं खेलती है। वहां पर जो होने के बाद उल्टा हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आया, उसने कहा कि अगर चाहते कमला राइट रुक सकते थे, वो नहीं रुक पाए, तो मैं इनको कहा कर रहा हूँ। और इनका सपोर्ट करने का मामला जो है दिल्ली में, तो मुलायम सिंह इनकी सरकार हमें सपोर्ट करती है, हम सपोर्ट लेने नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे अगर अपोज कर दे, जैसे एंटी कम्युनल राइट बिल था, इन्होंने अपोज किया, हर जनता कह रही है गलत किया, तो इन्होंने कुछ मजबूरियां होती है हमको सपोर्ट करते हैं। और इनको जनता में रहना है तो कुछ ऐसे फेस सेविंग के लिए हमको सपोर्ट करते हैं ये। जी जी, राकेश जी, अब क्या कहेंगे आप? लबी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस के बंधु डिबेट में बैठकर नरेंद्र मोदी और मुसलमान उसकी बात करते हैं। 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप विकास की बात क्यों नहीं करते? दूसरी बात, येदुरप्पा की जब बात आती है तो येदुरप्पा के लिए हमने कर्नाटक की सरकार को कुर्बान कर दिया। लबी जी, अगर हम येदुरप्पा जी को नहीं हटाते तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहती। आज अगर येदुरप्पा जी को वापस लिया है तो उनके खिलाफ 10 मामले कोर्ट में चल रहे थे, जिसमें से 8 मामले में वो बरी हो गए। तो ये इसका जवाब दें कि पवन बंसल बरी हो गए क्या, सुबोध कांत साहब बरी हो गए क्या, अशोक चौहान बरी हो गए क्या? किस एक मामले में बरी हुए हैं? किस आधार पे इनने इनको चुनाव में टिकट दिया और किस आधार पे इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है? ये कांग्रेस का जो असली चेहरा है ये जनता के सामने आ गया है। आज आप मुझे बताइए, कब तक आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप मुसलमानों को बरकरार आएंगे? आज मुसलमान बंधु भी आपसे पूछ रहे हैं कि हमको भी विकास चाहिए। आज उनके बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उनके परिवार भी महंगाई से त्रस्त हैं। ये इस बात का जवाब देना चाहिए। चलिए, ये आरोप और प्रत्यारोप तो खैर अपनी जगह हैं, लेकिन आज चुनाव की बात कर लें। तीसरे चरण के जो चुनाव हैं उसका मतदान हुआ, 91 सीटों पर वोटिंग हुई, उसके ट्रेंड्स भी काफी ऊपर गए हैं। तो बदलाव की बात करें या विकास की बात करें, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो परंपरागत जो लड़ाई चली आ रही है वोटों को लेकर और जो बदलाव की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में जो समीकरण बदले और एक नए विकल्प के तौर पर उभरी, उनकी लोकसभा में जो इस बार क्या स्थिति रहने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हैं उस पर भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जीआई न्यूज पर आप देख रहे हैं महाकवरेज। महासमर 2014 जारी है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अगले पड़ाव में बढ़ेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर जो है बहस जारी थी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जो बदलाव की बात हो रही है, विकास के मुद्दों की बात हो रही है, डॉक्टर निकम से अगला सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर निकम, जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप की बात आ रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, ऐसे में
क्या नहीं लगता कि एक नए विकल्प के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है या दूसरे दलों को इसका फायदा मिल सकता है? मुझे तो लगता नहीं है कि कोई नई पार्टी इन दोनों के बीच में आ पाएगी। जी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मान लीजिएगा आपकी तरफ, है ना? जी तो ऐसा नहीं है। देखिए, एमएलए का चुनाव और एमपी के चुनाव में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी अगर दिल्ली को ले, दिल्ली में 7 एमपी हैं तो 70 एमएलए हैं। एवरेज में 10 सीटों के बीच में 1 एमपी की सीट आती है, और हर क्लस्टर का अपना एक अलग भूगोल है और उसकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। एमएलए का चुनाव जीतना बहुत आसान होता है ऐसे माहौल में जहां दिल्ली में, लेकिन जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर, उसका कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है इस चुनाव में? ये तो इलेक्शन में होता है। जी। आरोप लगेगा तो दूसरा भी आरोप लगाएगा, या ये बहुत जल्दी जब ख़त्म हो जाएंगे, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये चुनाव का एक रंग होता है असल में। और अनफॉर्चुनेटली कि इस बार चुनाव में ये जो भाषा है, इसका न्यूनतम स्तर इन नेताओं ने छुआ है, जो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। जी एक सवाल है डॉक्टर निगम, यहाँ जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन से जो अभी जो डेटा मिला है अभी पोल परसेंटेज का 64% अभी बताया जा रहा है। ये फाइनल टेबुलेशन 1 घंटे के बाद आएगा। उम्मीद की जा रही है कि 65% तक ये वोटिंग होगा। क्या लगता है ये जो इतना हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, या किसी ये दिल्ली में जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या इसके बदलने का संकेत है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? इसमें थोड़ा सा एक कमी और दिखाई दे, और ये मालूम पड़ जाए कि हाँ, इसमें जो युवा वर्ग है वो कितना गया है, क्योंकि इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बदलाव की तरफ तो इशारा है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अगर ये मालूम पड़ जाता कि हाँ, इसमें हमारा यूथ जो है इतना भाग ले रहा है, तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता था कि यूथ जो है वो चेंज के लिए होता है। नहीं, यहाँ यूथ के उस तरह से तो बाइफर्केशन नहीं होता है, कितने यूथ का हुआ, कितने विमेन या कितने मेन का इलेक्शन यहाँ इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टोटल वोटर्स की बात यहाँ पर आती है। लेकिन जो हाई परसेंटेज है, अक्सर हम लोग मानते हैं कि हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है जब भी जहाँ भी होता है, वो मौजूदा जो सरकार या मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके खिलाफ जाता है। लगता है कि क्या इसे आम आदमी पार्टी जो, देखिए ये दिल्ली वाला जो 7 सीटों का चुनाव है, इसमें इसको इस तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड जो है, या फिर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व दिल्ली में कायम रखने में कामयाब हो पाएगा, या फिर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? मुझे लगता है फ़ायदा बीजेपी को शायद होगा, क्योंकि आपके खिलाफ में भी लोग हैं, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैदान छोड़ के क्यों भागे, है ना। और यही नुकसान हुआ था बीजेपी का, और उसका फ़ायदा आपको मिला था। अब आपसे चूंकि लोग हटे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना चाहिए। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उनके साथ जो वोटर छिटक गया था, जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास चला गया था, अब उनके पास वापस आ रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस का जो दावा है, इसको कितना पुख्ता माना? दावे तो सभी करते हैं, हर पार्टी कह रही है साथ के साथ हम सीट जीतेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। लवी, चलिए, तो दिल्ली के दंगल की अगर बात चल रही है तो कांग्रेस और बीजेपी क्या राय रखती हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करने की बात और दावे कर रही है, लेकिन ऐसे में बीजेपी का भी दावा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो हाल ही के दिनों में साख घटी है उसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार पिछली बार की तरह वो जीत जो है दोहराएगी सभी सीटों पर। जान लेते हैं, पहले रुख करेंगे आमिर हैदर जी का। आमिर जी, आप क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो चल रहा है, एक मोदी वेव की भी बात कही जा रही है, कितना उसका असर देखने को मिल सकता है इस चुनाव में? ऐसा है कि दिल्ली में इनकी 28 सीटें आई थी जी। हमने ये कहते हैं कि बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, केजरीवाल ने, और वो न कर पाते अगर उनको सपोर्ट न करते। उनको सपोर्ट करके ये दिखा दिया कि आप नहीं चला सकते, किसी बच्चों का खेल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने शीला दीक्षित ने जो काम किया था, उनका वो वक्ती तौर पे था कि बड़ा काम हो जाएगा, हमारे ही वोट के पास चला गया था। और मैं समझता हूँ कि लोगों को पछतावा हुआ है वहाँ की जनता को, अब वो हमको वोट दे रही है, इसमें हमारी उम्र के कांग्रेस आएगी। अब ये बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाले, बीजेपी का मैक्सिमम जाना था, जा चुका, हमारा वोट गया था, हमारे पास वापस आ रहा है।
नहीं, आप आमिर साहब आप जो ये दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का आपके साथ कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं दिल्ली में, वो भी दावा कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई थी उसमें कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाया था, बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ था। तो आप इस किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि जो वोट बैंक आपका खिसक गया था विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, वह आप तक इस बार लोकसभा चुनाव में आ रहा है? क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है सरकार छोड़कर भाग गए, तमाम चीजें हो गई, लेकिन जिस समय में असेंबली डिसॉल्व करने की बात हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर असेंबली डिसॉल्व करने की बात की थी, उस समय में आपने और बीजेपी दोनों, आपकी कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने दोनों ने इसका विरोध किया था। तो अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता तो निश्चित तौर पर यह बात साफ हो जाती कि वो वोटर आपके साथ आ रहा है या फिर आम आदमी पार्टी के पास ही या फिर बीजेपी के पास जा रहा है। कैसे कहेंगे आमिर साहब? नहीं सुनिए, नहीं, ये देखिए, शीला दीक्षित ने 10 साल तक सेवा किया है दिल्ली की, और ये जनता को, वही जनता समझती थी कि नए नए बड़े वादे कर रहे हैं, ये बिजली का कनेक्शन काट रहे थे, ये पानी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इसको वोट दे दो विकल्प के तौर पे, इसलिए वोट दे दिया, इनकम्बेंसी थी इसलिए वोट चला गया। अब लोगों को पछतावा हुआ कि शीला दीक्षित ने 10 साल तक कंटिन्यूअस, दिल्ली की तरक्की हुई है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, दिल्ली के अंदर बड़े काम हुए हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बड़े समाज के काम हुए हैं, इसलिए लोगों को पछतावा था। ये वोट हमारा ही थे जो वापस आ रहा है, लोगों को पछतावा है, इसलिए बीजेपी का वोट मैक्सिमम मिलता था, मिल चुका। अब बीजेपी घटेगी, हमारी सरकार थी, हमारी सीटें थी पार्लियामेंट में ज़्यादा, आपकी फिर ज़्यादा आएंगी हमारी पार्लियामेंट में। चलिए राकेश जी के पास रुक कर लेते हैं। राकेश जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि उनके हाथ से जो वोट बैंक गया था वो वापस उन्हीं के साथ जुड़ रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है? क्योंकि एक मोदी लहर की जो बात चली आ रही है और बीजेपी भी लाख इस तरह के दावे कर रही है, इन दावों में कितना दम है, आप क्या कहेंगे? देखिए लवी जी, विधानसभा के समय जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कई लोगों के इंटरव्यू देखे, उस इंटरव्यू में लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, पर जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हम मोदी जी को वोट देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, देश में प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश की। ये आम जन की एक सोच है और वो खुलकर मोदी जी के साथ आकर खड़ी है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है जनता। दूसरी बात लवी जी, आपको आश्चर्य नहीं होता कि जिस पार्टी की 10 साल से केंद्र में सरकार है, उसका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के किसी प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ना उनकी सभा हो रही है, ना उनके विज्ञापन छप रहे हैं, ना उनको चैनलों पे दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस उनको इतना छुपा क्यों रही है प्रधानमंत्री को? कांग्रेस को इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। देखिए राकेश जी, ये कांग्रेस का निजी मामला है, नहीं है। जनता आज उनसे हिसाब मांग रही है। आ गया है भाई, अभी सोनिया जी कहाँ निकली, अभी ये कहाँ निकले। चलिए इस पर भी चर्चा को जारी रखेंगे, इस बात पर भी जो है मतभेद है, लेकिन उस पर भी जवाब लेंगे। लेकिन पहले एक खबर ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के नासिक में एमएनएस की रैली हुई। इस रैली में मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे और उपाध्यक्ष हाजी अराफात मौजूद रहे। एमएनएस के उपाध्यक्ष हाजी अराफात ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 17-18 सालों से भारतीय विद्यार्थी सेना से माननीय राज साहब के साथ काम करते वक्त अलग अलग तरीके के अनुभव आए, अलग अलग तरीके से मैंने काम किया, इसलिए मैं मेरे नेता के 5 मिनट में आपके सामने अपने विचार रखूंगा। आज हर जगह हक से कहता हूं, हर सभा में जाके कहता हूं, महाराष्ट्र में सभी लीडर जात पात के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक ही ऐसा लीडर है जो विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है, जिसका नाम है राज साहब ठाकरे। आज महाराष्ट्र में हम सभी एक ही मुद्दे पे लड़ रहे हैं। पिछले कई साल से हम यही सुनते आए कि अच्छा रास्ता देंगे, पानी देंगे, हर जगह। मुझे पता है, एक बार मैं मनमाड़ शहर में गया तो वहां पे सुना कि जब से ये राष्ट्रवादी के नेता भुजबल आए, पानी तो नहीं आया लेकिन तालाब भी सूख गया। ऐसे प्यार के लोग आपके जिले में मुंबई छोड़ के आए, बताते हुए खुशी महसूस करता हूं
जिनके लिए वो यहाँ मुंबई से यहाँ पे उनकी ट्रांसपोर्टिंग हुई, उनको भगाने वाला भी हमारा मनसे का आमदार बाळा नांदगावकर था. प्रत्येक सभेमध्ये मुद्दाम सांगतो, होय मी मुसलमान आहे, होय मी मुसलमान आहे, पण मी हे पण सांगतो, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला, हाच आमचा अभिमान. इनके लीडर और मेरे लीडर में आपको फर्क बताऊंगा. मेरा लीडर महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के लिए जेल जा रहा है. मेरा लीडर महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए जेल जा रहा है. मेरा लीडर रेलवे भर्ती बोर्ड में बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए जेल जा रहा है. इनका लीडर बारामती में पैदा हुआ, 12 तारीख को पैदा हुआ और 12 बजे पैदा हुआ. यानी महाराष्ट्र की, दोस्तों अभिमान से कहता हूं कि मैं माननीय राज साहब का कार्यकर्ता हूं. चलिए, तो मनसे की इस रैली में हाजी अराफात जो कि उस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनको सुना हमने. उनके इस दावे का और विकास के मुद्दे का जो असर है उस पर भी चर्चा करेंगे. लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. तो चुनाव से जुड़ी पल पल की बड़ी खबरों पर भी चर्चा को जारी रखेंगे. सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे. फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप देखते रहिए चुनावी महासमर 2014. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं जिया न्यूज. बड़ी चर्चा जारी है चुनाव महासमर 2014 को लेकर और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अब हम आ गए हैं चर्चा के अगले पड़ाव पर और बात कर रहे थे मनसे की रैली की, जिसमें हाजी अराफात ने जो है विकास के दावों की बात करी. और इन दावों को अगर हकीकत में देखा जाए तो कितना इस बार की राजनीति में जो है असर देखने को मिल सकता है तमाम राजनीतिक दलों पर, उसी पर चर्चा कर लेते हैं. आमिर जी का रुख कर लेते हैं. आमिर जी, क्या कहेंगे, विकास के जो मुद्दे हैं उसको लेकर कितना दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है उसमें विकास का मुद्दा पिछड़ता जा रहा है. लेकिन यहां पर मनसे की ओर से जो रैली में विकास के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया और उसको लेकर वोटों की अपील की गई. क्या मानते हैं, विकास का जो मुद्दा है सबसे पहले यानी कि अहमियत उसको मिलनी चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है बात की बात है? साहब, मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि विकास पीछे रह गया, इसलिए गाली गलौज जो शुरू हुई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दे होते थे उस पर वोट देते थे, हम लोगों का तजुर्बा है. लेकिन अब तो गाली गलौज हुआ. कौन जितनी बड़ी गाली दे दे, कौन ऐसी बात, अच्छा माफ़ कीजिएगा, अगर मीडिया में ये दिखाना बंद कर दें इनके गाली गलौज ऐसी बातें, तो मैं समझता हूँ ये बंद कर दें. इसलिए चाहते हैं चर्चा में हम बने रहें. इस तरह गाली गलौज बकते हैं ये. दूसरे, अभी वो भाषण जो दे रहे थे उनको देख रहे थे, विकास की बात कम कर रहे थे. वो कह रहे थे बाहर के लोगों को भगाया या लोगों को इस तरह के. आप हिंदुस्तान एकता का देश है. हिंदुस्तान में चाहे यूपी में रहे, चाहे बिहार में रहे, चाहे महाराष्ट्र में रहे, हिंदुस्तान हमारा पूरा एक देश है. और अगर ये सोचिएगा कि वहाँ जाए इनको भगा दे, ये कैसे चल पाएगा? उनका तो एक तरह से मुद्दा ही ये है कि महाराष्ट्र के लोगों को ये बकाओ कि बाहर के लोग आपको खत्म दे रहे हैं, जबकि बाहर के जो लोग जा रहे हैं, न मतलब कितने यूपी के हैं, न मतलब कितने बिहार के, आज वहाँ जो विकास हो रहा है महाराष्ट्र में भी योगदान है. पूरा हिंदुस्तान यूनाइटेड तभी हो रहा है. और ये जो कर रहे हैं ये देश के तोड़ने की बातें कर रहे हैं. चलिए, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं और विकास का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है. और सियासी गलियारों में जो बयानबाजी है वो ज़्यादा जो है देखने को और सुनने को मिल रही है. लेकिन इस तरह की सियासत, इस तरह की राजनीति जो है उससे किसका भला होने वाला है? क्या देश का भला होने वाला है? क्या महाराष्ट्र की सियासत जो है उससे भला होने वाला है? उसका मराठी मानुष का जो बात करते हैं, क्या उससे जो है उनको फ़ायदा मिलेगा? इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं राकेश जी का. राकेश जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मनसे की अगर हाल की स्थिति की बात करें
तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जहां जहां बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है वहां पर तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो है नहीं उतारे, लेकिन बाकी जगह पर अपने कैंडिडेट्स उतारे। आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स और जिस तरह के बयानात देखने और सुनने को मिल रहे हैं, उसका क्या कुछ असर, क्या कुछ प्रभाव देखते हैं महाराष्ट्र की दृष्टि से? लवी जी, आज देश का जिनको लगता है कि ये देश अब सही पटरी पे आना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ खड़े हैं। ऐसे कई लोग हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और कई लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आज बात ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने आज से 10 साल पहले देश से वादा किया था कि हम 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। मैं मेरे विद्वान मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसको आज 10 साल से अधिक समय हो गया और प्रधानमंत्री आज फिर कहते हैं कि देश को और महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले देश का सवाल जहां पर है उसकी बात होना चाहिए। जिस तरह से देश में लूट मची हुई है कांग्रेस के द्वारा, उनके केंद्रीय मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफे देते जा रहे हैं। आज महंगाई का क्या आलम है कि आज देश की जनता प्याज 120 रुपए किलो खरीद रही थी। जो प्याज कटने से पहले महिलाओं की आंखों से आंसू निकल आते थे, उस समय ये कांग्रेस के बंधु कहां रहते थे? आज देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके लिए कांग्रेस क्यों नहीं कुछ कर पाई? और आज 10 साल से आपकी लगातार सरकार थी, आज आप उसकी बात क्यों नहीं करते कि हमने 10 साल के शासनकाल में इतने विकास के काम किए? चलिए राकेश जी, अब आमिर जी हमारे साथ इस चर्चा में फिलहाल नहीं बने हुए हैं, उनको कहीं जाना था तो वो जा चुके हैं। लेकिन राकेश जी, जिस तरह की अगर आप महंगाई के मुद्दे की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने अपना वादा किया और दावा किया कि 100 दिन में महंगाई घटाएंगे, वो नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उसको लेकर नाराजगी है जनता में, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नाराजगी है, जिसका फायदा जो है करने उठाने का दावा बीजेपी करती है। लेकिन क्या आप इस बात का दावा करते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत से आती है या गठजोड़ के साथ भी आती है, तो क्या आप महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है आने वाले समय में जो है एकदम पूरी तरह से लगाम लगाएंगे? क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। जो घोषणा पत्र जारी किया है जी, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा हमने रखा है महंगाई को सबसे पहले हमने मुद्दा रखा है कि हम देश से महंगाई को हटाएंगे, महंगाई को घटाएंगे। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार देंगे। तीसरी बात, काला धन वापस लाएंगे। आज जो मुद्दे देश की ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय और जो करेगी आने वाले समय में वो स्पष्ट कर दिया है। हमारा जो निर्णय है, हमने जो आज आश्वासन जनता को दिया है उसको पूरा करेंगे, ये जनता को विश्वास है। क्योंकि हमने जो गुजरात मॉडल देश की जनता के सामने पेश किया है, गुजरात में हमने जो विकास की गंगा बहाई है, उसको लेकर जनता आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन राकेश जी, एक बड़ा सवाल, आपने आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो हालांकि काफी देर से हुआ, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये तमाम बातें कही गई हैं, इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो इसको किस तरीके से करेगी? तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो तरीका बताने की बात जो है वो न सिर्फ आपने भी नहीं बताया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बताया, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं बताया है। तो मैनिफेस्टो में जो बातें कही जाती है, आप महंगाई कम करेंगे, कांग्रेस ने वादा किया था 2004 में कोई 100 दिनों के अंदर महंगाई कम करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक में ये बातें 2009 में भी कही गई थी, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, 5 साल का ट्रेन निकल गया। काला धन आप वापस लेके आएंगे, तो आपको मैनिफेस्टो में जनता को ये भी बताना पड़ेगा, बताना चाहिए था, ये उम्मीद की जाती थी, खासकर बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी जब नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, कि आखिर जितने वायदे मैनिफेस्टो में किए गए हैं उसको किस तरीके से लाएगी, किस तरीके से अपना जो वायदा है वो पूरा करेगी। कई सारी योजनाओं की बात की गई है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उसके लिए धन कहाँ से आएगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं जहाँ पर आपकी पार्टी भी चुप्पी साधी हुई है। क्या कहेंगे आप राकेश जी? जी, देखिए अमरीश जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज देश की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। आज आम आदमी पार्टी की जो हालत हो गई वो इसीलिए हो गई कि उनने जो वादे किए थे जनता से उनको पूरा नहीं किया। तो आज आम आदमी पार्टी कहां चली गई है और जनता उसके बारे में क्या विचार रखती है, ये आपके सामने। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहता हूं कि आज आप एक बात देखिए कि एनडीए का शासनकाल था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब देश में महंगाई का स्तर क्या था और देश की हालत क्या थी, ये आपसे छुपी हुई है। मेरा सवाल मेरा सवाल ये है, वादा किया था कि पूरे देश को के हर गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे, तो हमने चतुर्भुज जी
मेरा सवाल ये है कि आप कैसे करेंगे? आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है, आपने मैनिफेस्टो में अपना वादा पूरा कर दिया, आपकी पार्टी ने कहा, आप भी अभी दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो महंगाई 100 दिनों में पूरी हो जाएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बहुत सारे यूथ के लिए ये रोजगार की बात भी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी कहा है कि 10 करोड़ जो नए रोजगार हैं वो सृजित करेंगे, लेकिन वो कैसे होगा, उसका तरीका क्या होगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, ये तमाम बातों पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला है मैनिफेस्टो में। कैसे आम जनता आपके ऊपर भरोसा कर ले कि आप पावर में आए? क्या सिर्फ इसीलिए कि जनता यहां से जो कांग्रेस के मिसरूल से परेशान है इसलिए वो बीजेपी की तरफ जा रही है, कि आपको एक रोड मैप भी बताना पड़ेगा? राकेश जी। देखिए अमरीश जी, प्रतिनिधित्व करता हूं मध्य प्रदेश, मैं आज मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं अमरीश जी, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम आम गरीब आदमी को 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल दे रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र की सरकार कहती है हम फूड बिल लाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि देश में जहां कांग्रेस का राज है वहां पर ये क्यों 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल नहीं दे पाते? तो हम जो मैनिफेस्टो में जो हमने कहा है हम उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, आज गुजरात में आप जाके देखिए कि गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ विकास के काम किए हैं तो तीसरी बार गुजरात में हमारी सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में तीसरी बार सरकार बनी। आज जनता के साथ हम जो वादे करते हैं वो हमने अगर पूरे किए, इसलिए ये तीसरी बार जनता ने हमें मौका दिया है। अगर हमने कोई बात रखी है तो उसका पूरा रोड मैप और उसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसलिए ये जनता से वादे किए। चलिए, जनता से किए वादे अगर पूरे करते हैं तो जनता जो है अगली बार भी मौका देती है उस सरकार को। डॉक्टर निगम से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह क्योंकि अब बिल्कुल चर्चा के आखिरी पड़ाव में है, संक्षेप में जाना चाहेंगे कि अगर घोषणा पत्र में जो दावे किए जाते हैं अमूमन देखा गया है कि वो पूरे नहीं होते, जिसको लेकर जो है अगली बार दोबारा से जो है सरकार जो नेता हैं वो कहते हैं कि तमाम जो वादे किए गए थे अगली बार पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं, ये जो घोषणा पत्र में जो तमाम तरह के वादे, चाहे बीजेपी का घोषणा पत्र भले ही देर से आया, लेकिन अगर उसमें जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा भी डाल दिया गया कि संवैधानिक तरीके से हम उसको बनवाएंगे, और जो महंगाई, भ्रष्टाचार की बात, काले धन की बात, क्या लगता है क्या घोषणा पत्र में किए वादों को लेकर जो है जनता ध्यान में रखकर जो है वोटिंग करती है, जो मुद्दों को तरजीह देती है पब्लिक? नहीं, जो अमरीश जी ने प्रश्न उठाए थे वो बहुत जायज़ हैं जी, कि हमें एक रोड मैप भी देना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने भाषणों में जो ये दिल्ली में जो कॉलेज में दिया था SRS में, उसमें बड़ा खुलासा में शायद कहा है उन्होंने, और वो शायद लिखित में बाद में आया है, और काफ़ी रोड मैप मुझे लगता है कि वो पहले दे चुके हैं, है ना। पर हाँ, अगर और ज़्यादा इसको डिटेल में बताते तो हमें ये यकीन हो जाता निश्चित रूप से, और ये इसकी कमी रह गई इसमें। डॉक्टर निगम, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो, हालांकि कैसे करेंगे मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई है इसके बारे में किसी पार्टी ने खुलासा नहीं किया है। अगर ये रोड मैप भी बताएं किस तरीके से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद जनता से, वोटर से सीधे तौर पर कनेक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए। नहीं, इसमें विश्वास भी बढ़ता है। अगर आपने एक बार पहले रोड मैप दे दिया तो अगली बार के लिए जनता को मौका मिलता है कि हाँ भाई इनको चुनते हैं। चलिए, एक रोड मैप अगर होता तो जनता को थोड़ी सुविधा होती, और इस बात को अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक्सप्लेन करती कि किस तरीके से जो वायदे किए जा रहे हैं उसको पूरा किया जाएगा, अगर उस पर अमल किया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता जो है ज़्यादा विश्वास करती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी चर्चा में आज बस इतना ही। तो चुनावी समर 2014 को लेकर तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज़। नमस्कार।